हाय स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल बरोड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी। आज के यूट्यूब चैनल पर हम बॉटनी के टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं जो मेनली बीएससी सेकेंड ईयर से रिलेटेड हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो प्लांट एनाटॉमी से संबंधित है। प्लांट एनाटॉमी जिसे हिंदी में बोलते हैं पादप आकारिकी। पादप आकारिकी क्या होती है? यह मुख्य रूप से जो प्लांट एनाटॉमी है वो बायोलॉजी की शाखा है, एक जीव विज्ञान की शाखा है, या हमें ये कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जो प्लांट हैं उनके आंतरिक संरचनाओं का तथा प्लांट्स के विभिन्न पार्ट्स जो हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या फिर बॉटनी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लांट एनाटॉमी कहा जाता है। हम प्लांट एनाटॉमी को थोड़ा सा आगे पढ़ने से पहले एक टर्म्स आती है टिश्यू, यानी उत्तक। उत्तक क्या होता है? उत्तक पढ़ने से पहले एक और शब्द आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी होती है स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी उत्तकों का जो अध्ययन है उसको हमें हिस्टोलॉजी कहते हैं। चाहे उत्तक हम पढ़ें एनिमल्स में पढ़ें, चाहे हम प्लांट्स में पढ़ें, यानी कि दोनों तरफ ही हम जब उत्तकों का अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ टिश्यूज करेंगे, तो किस टर्म का यूज करेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे हम, यानी कि उत्तकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज टिश्यू? उत्तक हैं क्या? ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कोशिकाओं का एक समूह जो समान हो संरचना के अंदर और कार्य के अंदर। हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं के एक समूह जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से कोशिकाओं का एक समूह जो होता है वो किसका निर्माण करता है? उत्तक का निर्माण करता है। हम यदि उत्तकों की बात करें तो एक बड़े स्तर पर तो उत्तक पादप उत्तक और जंतु उत्तक होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर जो फोकस कर रहे हैं वो हम प्लांट टिश्यू पर कर रहे हैं, यानी कि पादप उत्तकों पर हम कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ टिश्यूज की बात करें तो टाइप ऑफ टिश्यूज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, और जो फोकस है हमारा वो किस पर है? प्लांट टिश्यू पर। तो प्लांट टिश्यू जो हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के जो बांटे गए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक और परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं स्थायी उत्तक। जो विभज्योतक होता है वो इस प्रकार का उत्तक होता है जिसका अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं उत्तक के अंदर, उनका जो सेल साइकिल है कोशिकाओं का लगातार चलता रहता है। अर्थात विभज्योतक कोशिकाएं जो होती हैं उनका जो सेल साइकिल लगातार चलता रहता है, अर्थात कोशिकाएं जो होती हैं ना वो विभेदित नहीं होती, अर्थात अविभेदित कोशिकाएं होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। और जो परमानेंट टिश्यू जो होता है, परमानेंट टिश्यू एक स्थायी उत्तक होता है, और स्थायी उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जिस उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं जो होती हैं उनका सेल साइकिल रुक जाता है, अर्थात सेल साइकिल नहीं चलता, अर्थात उस कोशिकाओं के अंदर विभेदन हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। उस प्रकार के उत्तक को हमें परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना उसकी कोशिकाएं ही विभेदन करना बंद कर देती है, या हम कह सकते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उनमें भी जो विभेदन की क्षमताएं आ जाती है या विभेदित हो जाती हैं तो वो परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उसको तीन भागों में बांटा गया है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। यदि हिंदी में बताएं तो एपिकल मेरिस्टेम को कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, इंटरकेलरी मेरिस्टेम को बोलते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक, और लेटरल मेरिस्टेम को बोलते हैं हम पार्श्व विभज्योतक।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यदि हम उसकी विशेषताओं की बात करें कि जो विभजोतक है वो किस प्रकार का बना हुआ है, तो विभजोतक की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो आकार में क्या होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल सेल्स होती हैं सभी प्रकार की। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोशिकाएं जो होती है वो स्मॉल होती है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है उनका, जो कोशिकाएं जो होती है, कोशिकाओं को जो कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है, सघन होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। थिन सेल वॉल होती है, उसकी जो सेल वॉल होती है, प्रत्येक कोशिका की जो कोशिका जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, थिन होती है, पतली होती है। लार्ज न्यूक्लियाई होता है, अंदर जो है बड़ा केंद्रक होता है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि प्रत्येक जो कोशिका है उसके अंदर एक बड़ा, जो ब्राउन कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है वो उसके अंदर बड़ा केंद्रक होता है। और नो वैक्यूल्स, इनके अंदर किसी भी प्रकार की जो वैक्यूल्स जो हैं वो नहीं होती है। और नो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, यानी कि इंटरसेल्यूलर स्पेस इसके अंदर पाया नहीं जाता है। कोशिकाओं के बीच के अंदर अंतर कोशिकीय स्थान है नहीं पाया जाता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषताओं की बात कर रहे हैं कि एक मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, विभजोतक होता है, उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कोशिकाओं का साइटोप्लाज्म सघन होता है, जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, बड़ा केंद्रक युक्त होती हैं, वैक्यूल्स पाई नहीं जाती और न ही उन कोशिकाओं के बीच के अंदर अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये मेरिस्टेमेट? यदि हम बात करें विभजोतक की कहाँ पाया जाता है, तो बेस्ड ऑन विच पोजीशन और रीजन द प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड 3 टाइप्स। यदि हम बात करें कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है प्लांट के शीर्ष भागों में पाया जाता है। प्लांट का शीर्ष भाग कहाँ पर, मूल शीर्ष और एक स्टेम का शीर्ष पाया जाता, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में पाया जाता है। यानी कि पर्रो शीर्ष और जो रूट एपेक्स है यानी कि मूल शीर्ष है उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके जस्ट पीछे वाला जो भाग होता है उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभजोतक बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वास्तव में होता क्या है, जो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ग्रोथ करता है, तो एपिकल मेरिस्टेम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो एपिकल मेरिस्टेम की कुछ सेल्स जो हैं वो पीछे छूट जाता है। एपिकल मेरिस्टेम का जो भाग जो होता है वो पीछे थोड़ा छूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों जो हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम के उदाहरण है। और तीसरा जो मेरिस्टेम है वो लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, ये पार्श्व मेरिस्टेम जिसको बोलते हैं, पार्श्व विभजोतक। ये जो पादप जो होते हैं उनके जैसे तना वगैरह जो होता है उनकी साइड में या पार्श्व दिशा में पाया जाता है। टाइप ऑफ मेरिस्टेम। यदि हम टाइप ऑफ मेरिस्टेम जो पीछे हमने बात की थी इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डायग्राम के साथ समझ सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट टिप ऑफ रूट एंड स्टेम। तो मैंने अभी चर्चा की थी ना कि प्रेजेंट टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, स्टेम और रूट की टिप पर पाया जाता है, जिसकी रूट जो होती है उसको रूट एपेक्स बोलते हैं और स्टेम जो होता है उसको हमें शूट एपेक्स बोलते हैं। उसकी टिप में पाया जाएगा, क्या करेगा, हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करवाता है, किसकी, रूट और स्टेम की। दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मैंने कहा कि जब वृद्धि होती है एपिकल मेरिस्टेम की तो उसका ही भाग पीछे की तरफ छूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। जैसे डायग्राम में साफ दिख रहा है, बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड ऑफ ट्विंग्स, यानी कि ये जो है आधार में पाया जाता है, किसकी, पत्तियों के, और इंटरनोड वाले जो भाग जो होते हैं उनके आधार में इंटरकैलरी मेरिस्टेम में पाया जाता है। टाइप ऑफ मेरिस्टेम की यदि तीसरे की बात करें तो वो कंटिन्यू में हम बात करें तो लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम है जैसे कैम्बियम, उसके अंदर रूट स्टेम ग्रीथ है, वो वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम ये जो है लेटरल मेरिस्टेम के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या करते हैं, लेटरल मेरिस्टेम जो है ये क्या करता है, मुख्य रूप से पादप जो है उसकी मोटाई में वृद्धि करवाता है। लेटरल मेरिस्टेम ये पार्श्व भाग के अंदर पाया जाता है। अब हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। जो पीछे हमने बात की थी वो जो चर्चा की थी उसकी हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की थी। अब परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ये क्या करते हैं, विशेष कार्य ही करते हैं।
नो एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि परमानेंट टिश्यू जो होता है उसकी कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्षमता नहीं होती। कि शुरू में हमने आपको बताया था कि स्थायी उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं वो विभाजन की क्षमताएं खो देती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी कोशिकाओं के अंदर सेल साइकिल जो होता है वो रुक जाता है। और जिस कोशिका के अंदर सेल साइकिल रुक जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं वो परमानेंट टिश्यू का निर्माण कर लेती है। termed as permanent tissue as they have permanent shape, size and function। तीनों तरह से ये यानी कि परमानेंट ही होते हैं। प्रोसेस बाय विच सेल फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम ए परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो हम वही बात यहाँ बताई है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वही परमानेंट टिश्यू का निर्माण करती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि विभेदन हो जाएगा, तो उस हम कोशिका को हम क्या कह देंगे, हम परमानेंट टिश्यू बोल देंगे, या परमानेंट टिश्यू की जो कोशिकाएं बोल देंगे। विभेदन कैसे होता है कि जब वो सेल साइकिल से हट जाती हैं, अर्थात उनमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती। परमानेंट टिश्यू की यदि बात करें तो परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया। हम वहां पर यदि बात कर रहे थे ना किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने तीन भागों में बांटा था। कौन कौन सी? एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा जो था लेटरल मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू है उसको इन्होंने दो भागों में बांटा गया है। एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है साधारण स्थायी उत्तक, और कॉम्प्लेक्स है जटिल स्थायी उत्तक। जो साधारण है उसके अंदर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा तीन भागों में बांटा गया। पेरेन्काइमा को कहते हैं मृदुत्तक, कोलेन्काइमा को कहते हैं स्थूलकोणोत्तक और स्क्लेरेन्काइमा को कहते हैं दृढ़ उत्तक। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसको दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम के अंदर। जाइलम और फ्लोएम के अंदर जटिल स्थायी उत्तक दो भागों में बांटे गए हैं। सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है उसका हम वर्णन करें तो जो सिंपल जो परमानेंट टिश्यू हैं, टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, यानी कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जिसमें पहला जो पार्ट है वो है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हिंदी में बोलते हैं मृदुत्तक। बेसिक पैकिंग टिश्यू है। अनस्पेसिफाइड लाइव सेल्स, यानी कि ये बना होता है, मृदुत्तक जो होता है वो जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती है वो थिन सेल वॉल वाली होती है, पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। इंट्रासेल्युलर स्पेस प्रेजेंट इसमें होता है। जो जो पेरेन्काइमा है यानी कि मृदुत्तक है, मृदुत्तक ये इसके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेस भी होगा, थिन लेयर होगी प्रत्येक सेल्स की, और ये एक परमानेंट टिश्यू है जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक प्रकार है। क्या काम करता है ये? सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को जो है सहायता प्रदान करता है, या सहारा प्रदान मुख्य रूप से जो करता है। स्टोर फूड, इसका जो मेन कार्य जो है ना पेरेन्काइमा का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मृदुत्तक बोलते हैं। मृदुत्तक का जो मेन कार्य है वो भोजन का संग्रह करना है। स्टोर फूड, भोजन का संग्रह करता है। स्टोरेज किसका संग्रह करेंगे? न्यूट्रिएंट्स का एंड वाटर का, यानी कि भोजन का मुख्य संग्रह कौन करता है? मृदुत्तक। मृदुत्तक का मेन यदि कार्य है तो आप ये लिखे होंगे कि मुख्यतः ये भोजन संग्रह का कार्य करने वाला उत्तक होता है। पेरेन्काइमा के यदि हम टाइप की बात करें, ये पेरेन्काइमा जो है ये कितने प्रकार का होता है? यदि पेरेन्काइमा यानी कि मृदुत्तक हैं, उन मृदुत्तक के अंदर यदि क्लोरोफिल सेल्स हैं, क्लोरोफिल यदि प्रेजेंट है, तो इस प्रकार का जो मृदुत्तक है पेरेन्काइमा को हमें क्लोरेन्काइमा बोल देंगे। इस प्रकार का पेरेन्काइमा जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल देंगे? हमें क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। और क्लोरेन्काइमा जो होता है वो किस में हेल्प करता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये हेल्प करता है। दूसरा टाइप है पेरेन्काइमा का, वो है एरेन्काइमा, वायुत्तक। एरेन्काइमा क्या करता है? पेरेन्काइमा विद एयर कैविटी इन एक्वेटिक प्लांट्स हेल्प इन फ्लंटिंग, यानी कि पेरेन्काइमा का एक इस प्रकार का प्रकार, यदि पेरेन्काइमा के अंदर यदि एयर कैविटी है तो उस प्रकार के हम पेरेन्काइमा को क्या बोलेंगे?
एरेनकाइमा बोलेंगे। और एरेनकाइमा उन प्लांट्स में पाया जाता है मुख्य रूप से, जैसे हाइड्रोफाइट्स में, जिनकी जो पत्तियां जो होती है ना, उत्प्लावकता के कारण पत्तियां तैरती रहती हैं प्लांट्स को, या प्लांट्स के जो भाग जो होते हैं उनको फ्लोटिंग कराती हैं। एक तीसरा प्रकार और है पेरेनकाइमा का, सैटेलाइट पेरेनकाइमा। सैटेलाइट पेरेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं ताराकित ऊतक, और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो नुकीले सिरों वाली होती हैं। तो ये भी एक प्रकार है पेरेनकाइमा का। और पेरेनकाइमा के जो हमने 3 प्रकार पढ़ लिए, उसके बाद कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को बोलते हैं स्थूलकोण ऊतक, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट। पादपों के अंदर जो ऊतक जो होता है वो मुख्य रूप से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि किसके लिए जिम्मेदार है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लचकता के लिए जो जिम्मेदार ऊतक है उसको बोलते हैं हमें कोलेनकाइमा। सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, ये क्या करता है? जो सहारा प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक होता है। इलोंगेटेड शेल होती है इनकी, और इरेगुलरी थिकन, यानी कि इसके ऊपर थिकनिंग होती है। जो इसके साइड के जो दीवार जो होती हैं उसके अलग अलग कोनों के ऊपर विशेष प्रकार की थिकनिंग होती है। लेस इंट्रासेलुलर स्पेस, बहुत कम मात्रा में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, यह एक प्रकार का जीवित यांत्रिक ऊतक होता है। तो प्लांट के अंदर स्टेम, लीव्स, उनको पत्तियों को टूटने, फूटने, कटने से बचाता है कोलेनकाइमा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो पत्तियां जो होती हैं वो टूटती नहीं हैं। स्टेम जो होता है वो भी टूटता नहीं है, अर्थात ये पादप को अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता प्रदान करता है। ये एक प्रकार का जीवित यांत्रिक ऊतक होता है कोलेनकाइमा, जो दूसरा प्रकार हम बता रहे हैं इसका। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ ऊतक। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिफनेस इन प्लांट, लॉन्ग, नैरो एंड डेड सेल। मृत कोशिकाओं से बना हुआ, लंबी, संक्रिय और मृत कोशिकाओं से बना हुआ होता है स्क्लेरेनकाइमा या दृढ़ ऊतक। इसमें भी थिकनिंग होगी, सेल वॉल जो होंगी उन पर थिकनिंग होगा, मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन। लिग्निन और सेल्यूलोज जो होता है ना उसकी इसमें थिकनिंग होगी, यानी कि जमाव हो जाता है किसके अंदर? स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, यानी कि दृढ़ ऊतक के अंदर। सिंपल पिट्स आर प्रेजेंट इन थिकनिंग सेल वॉल, और साधारण प्रकार के जो पिट्स पाए जाएंगे, गर्त जो हैं उसमें स्क्लेरेनकाइमा के अंदर पाए जाएंगे। नो इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें होता नहीं है। 2 फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, 2 प्रकार हैं इसके स्क्लेरेनकाइमा के, एक तो होती है स्क्लेराइड्स और एक होते हैं फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा डिवाइडेड इन 2 फॉर्म्स, फर्स्ट इज स्क्लेराइड्स एंड सेकंड इज फाइबर्स। हम यदि स्क्लेराइड्स की बात करें कि स्क्लेराइड्स क्या होती है, स्क्लेराइड्स जो होती हैं इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो किसका निर्माण करेगी? स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण ही करती है। इस प्रकार की कोशिकाएं जो स्फेरिकल होंगी या सिलेंड्रिकल होंगी इन शेप में, और हाईली थिकन होगी, यानी कि उस पर थिकनिंग होगी। डेड सेल होंगी, नैरो ल्यूमेन होगा, अंदर की तरफ जो है इसके अंदर ल्यूमेन बिल्कुल भी नहीं होगी, नैरो होगी, यदि होगी तो भी। एंड फाउंड इन फ्रूट एंड सीड, और कहाँ पर पाई जाएगी स्क्लेराइड से? फाउंड इन फ्रूट एंड सीड, यानी कि जो बीज जो होते हैं उनमें और फ्रूट्स में पाई जाएंगी। जैसे नाशपाती, नाशपाती जब हम खाते हैं ना नाशपाती, तो उसमें विशेष प्रकार की करकराहट सी उत्पन्न होती है। जब नाशपाती खाते हैं तो दांतों के बीच में जब उसको लेते हैं तो विशेष प्रकार की आवाज़ आती है, उसको हमें स्क्लेराइड्स बोलते हैं, जो एक विशेष प्रकार की स्टोन या ब्रेकी स्क्लेराइड्स का प्रकार होता है। स्क्लेराइड्स के कारण ही उस नाशपाती के अंदर जो कड़कड़ाहट उत्पन्न होती है। और दूसरा जो प्रकार बताया हमने फाइबर होता है, वो इलोंगेटेड नीडल और शेप्ड होता है विद पॉइंटेड टिप्स, यानी कि नुकीले सिरों वाली जो कोशिकाएं होती है वो जो हैं ये फाइबर का निर्माण करती है, जो कि एक फाइबर जो है फॉर्म है किसकी? स्क्लेरेनकाइमा की। थिक वाल्ड होंगी, इसकी जो वालिड जो होंगी वो थिक होंगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी, और नैरो ल्यूमेन इसके अंदर पाया जाता है। वेयर आर दे फाउंड, कौन ये कहाँ पाए जाते हैं? जो फाइबर्स की हम बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट, जो कवरिंग करते हैं ना सीड्स और नट की जो कवरिंग की जाती है वहाँ पर पाए जाएंगे। वेंस ऑफ लीव्स में पाए जाएंगी, स्टेम राउंड वेस्कुलर बंडल्स में पाए जाएंगे। और ये क्या करते हैं? प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट पार्ट्स,
प्लांट्स के जो पार्ट हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य भी करते हैं ये, और प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि ये सपोर्ट प्रदान करते हैं, सारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो आज जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि प्लांट जो एनाटॉमी है, पादप की जो आकारिकी है, उसके अंदर पादप आकारिकी के अंदर आंतरिकी जो है उसकी, और विभिन्न प्रकार के जो पादप के जो अंग हैं उसके अंदर पढ़ा था। और जो उत्तक हैं उसके प्रकार पढ़े, परमानेंट टिश्यू हैं या विभजोतक हैं, विभजोतक और परमानेंट उत्तक या जो स्थायी उत्तक हैं उसके अंदर विभजोतक के विभिन्न प्रकार के हम विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। जो आगे जो हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, जो ये हमने बात की विभजोतक कितने प्रकार के होते हैं। फिर जो स्थायी उत्तकों की बात की तो सिंपल जो उत्तक हैं उनके हमने यहाँ पर चर्चा की। जो क्लोरेनकाइमा है उसकी चर्चा की, स्क्लेरेनकाइमा है उसके बारे में बताया, कोलेनकाइमा के बारे में बताया, उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया। तो इसको आप पढ़िए, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो है इसका जो आगे का जो चलेगा वो अपना कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू हैं, जटिल स्थायी उत्तक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छी तरह से आप पढ़ना, स्टडी करना। धन्यवाद।